बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द साइलेंस ऑफ द लैम्स। ये कहानी साइको किलर के ऊपर बनाई गई है। कहानी की शुरुआत होती है खूबसूरत सुबह से, जहां एक लड़की जिसका नाम क्लैरिस स्टर्लिंग है, वो एफबीआई की ट्रेनिंग पर होती है। तभी क्लैरिस को उसका बॉस बुलाता है और वो उसे एक केस के बारे में बताता है। ये केस बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इसमें एक अपराधी है जो कि किसी को भी बहुत बेरहमी से मार देता है। इसका नाम होता है डॉक्टर लेक्टर। वो एफबीआई से बात नहीं करना चाहता, इसीलिए क्लैरिस का बॉस बोलता है कि अगर तुम उससे मिलो तो शायद वो तुमसे बात करने के लिए तैयार हो जाए और जिस केस के बारे में हम जानना चाहते हैं वो उस केस के बारे में हमें कुछ बता दे। और उसका बॉस डॉक्टर लेक्टर की केस की फाइल और उसकी पर्सनल डिटेल्स क्लैरिस को देता है। क्लैरिस अगले दिन वहां पहुंचती है जहां उसे एक डॉक्टर मिलता है और वो क्लैरिस को अंदर तक ले जाता है। लेकिन क्लैरिस बोलती है कि मैं अपराधी से अकेले मिलना चाहती हूँ क्योंकि वो जानती है कि लेक्टर उस डॉक्टर को पसंद नहीं करता और वो किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, इसीलिए वो अंदर अकेली जाती है। अंदर जाने से पहले गार्ड बोलता है कि तुम घबराना मत, मैं तुम पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखूंगा। और क्लैरिस अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वहां पर कुछ दूसरे अपराधी होते हैं और वो क्लैरिस के साथ बदतमीजी भी करते हैं, पर क्लैरिस उन पर ध्यान नहीं देती और वो डॉक्टर लेक्टर के सेल के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर लेक्टर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और इसके बाद वो क्लैरिस से उसकी आईडी पूछता है और क्लैरिस उसे अपनी आईडी दिखाती है। उसकी आईडी देखने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारी आईडी 7 दिनों के अंदर खत्म हो जाएगी, इसका मतलब है कि तुम एफबीआई की एजेंट नहीं हो। क्लैरिस बताती है कि वो एफबीआई में ट्रेनिंग के लिए आई है और यहां पर इसलिए आई है ताकि वो डॉक्टर लेक्टर से कुछ सीख सके। डॉक्टर लेक्टर बहुत ही शार्प माइंडेड होता है, उसे पता होता है कि उसके चारों तरफ क्या चल रहा है। वो जानता है कि क्लैरिस उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आई है, लेकिन वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता, इसलिए वो क्लैरिस की इंसल्ट भी करता है। क्लैरिस वहां से जाने लगती है। तभी साथ वाले सेल में जो अपराधी होता है वो क्लैरिस के साथ बदतमीजी करता है और वो डर जाती है। डॉक्टर लेक्टर वापस क्लैरिस को अपने सेल के पास बुलाता है और उसे बोलता है कि पहले मॉफिट के बारे में पता करो जो कभी उसकी पेशेंट थी, और वो उसे बफेलो बिल के बारे में भी पूछता है कि तुम्हारा उसके बारे में क्या नजरिया है। बफेलो बिल भी एक मुजरिम है जो सिर्फ औरतों को किडनैप करता है और उन्हें मार देता है। डॉक्टर लेक्टर उससे पूछते हैं कि बफेलो बिल ऐसा क्यों करता है, इसके बारे में उसका क्या कहना है, पर क्लैरिस उनकी बात का सही जवाब नहीं दे पाती और डॉक्टर लेक्टर भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। क्लैरिस वापस अपनी एकेडमी में आ जाती है। अब अगले दिन क्लैरिस को उसके बॉस का फोन आता है और वो उसे बताता है कि जिस अपराधी ने उसके साथ बदतमीजी की थी लेक्टर ने उसे हिप्नोसिस करके मार दिया है। क्लैरिस ये सुनकर हैरान होती है। उसका बॉस बताता है कि लेक्टर के लिए सब एक एंजॉयमेंट है, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, और उसे उस नाम के बारे में पूछता है जो लेक्टर ने उसे बताया था और वो नाम था हेस्टर मॉफिट। क्लैरिस उसको हेस्टर मॉफिट के बारे में जानकारी देती है। क्लैरिस अपने बॉस को बताती है कि उसने मॉफिट के बारे में बहुत सारी जानकारी निकाली है और डॉक्टर लेक्टर ने उसे कहा था लिसन केयरफुली, लुक डीप विद इन योरसेल्फ। वैसे इसका मतलब होता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो और अपने आप को गहराई से या ध्यान से देखो, पर ये एक तरह का कोड होता है जिसे क्लैरिस समझ जाती है। वो अपने बॉस को बताती है कि लेक्टर बॉल्टिमोर से है और मैंने फोन बुक में देखा है कि बॉल्टिमोर में योरसेल्फ नाम का एक स्टोर है। इसके बाद वो योरसेल्फ स्टोर में जाती है और उसे पता चलता है कि ये जगह पिछले 10 सालों से बंद पड़ी हुई है। ये गोडाउन जैसी जगह होती है जो काफी समय से बंद होती है। वहां का मालिक बताता है कि इस जगह को लीज पर लिया गया था, इसका 10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट था और जितनी भी पेमेंट थी वो सारी की सारी एडवांस दी गई थी और जिसने ये जगह ली थी उसका नाम था हेस्टर मॉफिट। वहां पर एक शटर होता है जिसे क्लैरिस खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो जाम हो चुका होता है। वहां का ओनर उसे बोलता है कि वो सुबह अपने बेटे के साथ आकर इस शटर को खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन क्लैरिस अभी देखना चाहती है और वो अपनी कार से जैक निकालती है और उससे शटर को ऊपर की तरफ उठाती है, जिससे वो अंदर जाने की कोशिश करती है। वो जाने से पहले उस आदमी को एक पर्ची देती है जिसमें उसके ऑफिस के लोगों का नाम और फोन नंबर होता है। वो उसे कहती है कि अगर ये शटर बंद हो जाए या मुझे कुछ भी हो जाए तो आप इस नंबर पर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, वो लोग तुरंत यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और इसके बाद वो अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती कि वहां पर बहुत सारा सामान पड़ा होता है और वहां पर एक कार भी होती है जिसके अंदर एक औरत का पुतला होता है और उस औरत के पुतले ने बहुत ही शानदार कपड़े पहने होते हैं। इसके साथ साथ वहां पर एक बोतल भी होती है जिसके अंदर एक आदमी का सर होता है, जिसे देखकर क्लैरिस हैरान हो जाती है और वहां से चली जाती है।
इसके बाद वो वापस डॉक्टर लेक्टर से मिलने आती है और डॉक्टर लेक्टर से पूछती है कि वहां पर जो सर था वो किसका था। डॉक्टर उसकी बात को इग्नोर करता है और अपनी बात को कहता है कि तुम मुझसे बफेलो बिल के बारे में क्यों नहीं पूछती। क्लैरिस उससे कहती कि आप मुझसे मफेट के बारे में बात क्यों नहीं कर रही, जबकि आप ही ने मुझे उसका पता लगाने के लिए भेजा था। तब डॉक्टर उसे बताता है कि मफेट का रियल नेम बेंजामिन रेस्पिल था और वो उसका पुराना पेशेंट था, यानी कि वो एक लड़का था। लेक्टर कहता है कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया। क्लैरिस उससे पूछती कि अगर आपने उसे नहीं मारा तो किसने मारा। लेक्टर बोलता है कि मुझे नहीं पता, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और मेरी थेरेपी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेक्टर क्लैरिस को कहता है कि मैं बफेलो बिल को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मुझे इस छोटे से कमरे से कहीं और शिफ्ट करवा दो, क्योंकि डॉक्टर लेक्टर को इस कमरे में 8 साल बीत चुके हैं और यहाँ डॉक्टर शिल्टन डॉक्टर लेक्टर को बहुत परेशान भी करते हैं और वो अब किसी ऐसी सरकारी जगह पर रहना चाहते हैं जहां से वो पेड़ पौधे और पानी और खुले आसमान को देख सके। लेक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि बफेलो बिल इस वक्त किसी और शिकार की तलाश कर रहा होगा। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक लड़की कार ड्राइव करके आती है और जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचती है तो वो एक आदमी को देखती है जिसके हाथ में फ्रैक्चर होता है और वो अपनी गाड़ी में एक सोफा चेयर रख रहा होता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से उठा नहीं पा रहा होता। इसीलिए वो लड़की उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और गाड़ी के अंदर जाकर उस सोफा चेयर को अंदर की तरफ खींचती है। तभी वो आदमी उस पर हमला कर देता है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। ये वही साइको किलर है जिसका नाम बफेलो बिल है और वो उस लड़की को किडनैप करके अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। वहीं क्लैरिस को एक मर्डर की इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसे बताते हैं कि वेस्ट वर्जीनिया में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है जो कि 1 हफ्ते से पानी में थी और ऐसा लगता है कि इसे भी बफेलो बिल ने मारा है। क्लैरिस वहां अपनी टीम के साथ जाती है और जब वो रास्ते में अपनी टीम के साथ होती है तो उसके बॉस का फोन आता है और वो उसे बताता है कि बफेलो बिल सभी औरतों को 3 दिन तक जिंदा रखता है और 3 दिन के बाद वो उन औरतों को मार देता है। अब क्लैरिस उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उस लड़की की डेड बॉडी होती है और वहां पहुंचने के बाद वो उस लड़की की डेड बॉडी की तहकीकात करती है और जब उसका बॉस उसकी बॉडी के दांतों का सैंपल ले रहा होता है तभी क्लैरिस को उस लड़की के गले में कुछ दिखाई देता है और जब वो उसके गले से उस चीज को निकालती है तो वो एक कीड़ा होता है। क्लैरिस उस कीड़े को अपने पास रख लेती है और एक लैब में जाती है ताकि वो उस कीड़े से जुड़ी जानकारी वहां से हासिल कर सके और लैब में उसे पता चलता है कि ये तितली का एक पहला रूप है जो बहुत खतरनाक है और ये यहाँ नहीं होता बल्कि एशियाई देशों में पाया जाता है और यहाँ इस देश में जरूर इसे कोई पाल रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बफेलो बिल ने अपने घर में इसी तरह के कीड़े पाले होते हैं और वहां पर एक लड़की भी होती है और ये वही लड़की होती है जिसे बफेलो बिल ने गाड़ी में सोफा चेयर रखने के बहाने किडनैप किया होता है और उसने उस लड़की को अपने घर के अंदर बनाए हुए कुएं में कैद किया होता है। अब जब क्लैरिस को इस न्यूज का पता चलता है तो तुरंत लेक्टर के पास जाता है जहां शेल्टन उसे अंदर जाने से रोकता है, लेकिन वो उसे कहती है कि उसके सीनियर ऑफिसर ने उसे यहाँ भेजा है और क्लैरिस अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचने के बाद क्लैरिस लेक्टर को कहती है कि अगर आप बफेलो बिल के केस में हमारी मदद करेंगे तो आपको यहां से दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा जो यहां से बहुत बेहतर होगी और साल में एक बार 1 हफ्ते के लिए आपको बाहर जाने का मौका भी दिया जाएगा। आप बीच पर वॉक कर सकते हैं, समंदर में नहा सकते हैं और खुले आसमान के नीचे घूम सकते हैं। और वो उसे केस की फाइल के साथ उस जगह का नक्शा भी देती है। तब लेक्टर उसके साथ एक डील करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बफेलो बिल के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। और वो मान जाती है। हालांकि क्लैरिस को उसके बॉस ने पहले मना किया था कि वो अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल उसे ना दे, लेकिन यहाँ पर एक लड़की की जिंदगी का सवाल होता है, इसीलिए वो मान जाती है। डॉक्टर लेक्टर उससे उसके बचपन की सबसे बुरी यादों के बारे में पूछते हैं और क्लैरिस एक एक करके सारी बातें उसे बता देती है। इसके बाद क्लैरिस बोलती है कि अब आपकी बारी है और वो उससे पूछता है जिस लड़की का मर्डर हुआ वो लंबी और मोटी थी। वो बोलती है कि हाँ। लेक्टर बोलता है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ उसके बारे में मुझे कुछ और बताओ। क्लैरिस बताती है कि उसके मुंह में जबरदस्ती कोई चीज डाली गई थी। लेक्टर कहता है क्या वो बटरफ्लाई थी? क्लैरिस कहती है हाँ, वो एक मॉथ यानी बटरफ्लाई का बच्चा जो बटरफ्लाई नहीं बना। लेक्टर बताता है कि जैसे वो कीड़ा बड़ा होकर एक दिन खूबसूरत बटरफ्लाई बन जाएगा, वैसे बफेलो बिल एक लड़का है पर वो पूरी तरह से बदलकर एक लड़की बनना चाहता है और इस सर्जरी के लिए यहाँ 3 बड़े हॉस्पिटल हैं और उसने अपना जेंडर बदलने के लिए वहां कोशिश की होगी पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। लेक्टर उसे बताता है कि वो मुजरिम बनकर पैदा नहीं हुआ था, उसके ऊपर जिस तरह के जुल्म और सितम हुए उसके बाद वो ऐसा बन गया और अब वो अपनी आइडेंटिटी से नफरत करता है और इसीलिए अब वो अपना जेंडर बदलना चाहता है और उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। इसके बाद क्लैरिस वहां से चली जाती है और डॉक्टर लेक्टर को बंदी बनाकर कैथरीन की मॉम के पास ले जाते हैं और उनके बीच एक डील होती है
कि उसे एक अच्छी जेल में भेज दिया जाएगा, क्योंकि वो एक ही जगह पर 8 सालों से होता है। डॉक्टर लेक्टर उसे बफेलो बिल के बारे में बताते हैं कि उसका असली नाम लुइस फ्रेंड है, और वो बताते हैं कि मैं उससे जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिला हूं, सन 1980 में। वो मेरे एक पेशेंट बेंजामिन का लवर था। बेंजामिन वही लड़का है जिसके बारे में क्लैरिस को जानकारी लेने के लिए एक गोदाम में भेजा था। फिर लेक्टर उसकी मॉम को बताते हैं कि उसकी हाइट 5 फुट 10 इंच, वजन 180 पाउंड, गोल्डन बाल, नीली आंखें, और इस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 35 साल होगी। और जब मैं उससे मिला था उस वक्त वो फिलाडेल्फिया में रहता था। इसके बाद कैथरीन की मॉम वहां से चली जाती है, और यहाँ पर सबको लगता है कि उन्होंने इस केस को सॉल्व कर दिया है और अब वो उसे पकड़ लेंगे, और डॉक्टर लेक्टर को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब क्लैरिस डॉक्टर लेक्टर से मिलने आती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो नाम डॉक्टर लेक्टर ने उन्हें बताया है, लुइस फ्रेंड, वो एक एनाग्राम है जिसका मतलब होता है आयरन सल्फाइड, यानी ऐसी धातु जो सोना लगती है पर सोना नहीं होती, और बेवकूफ लोग उसे सोना समझ लेते हैं। यानी लेक्टर ने उन्हें गलत नाम बताया होता है। क्लैरिस बोलती कि आपने पहले जो भी बताया था सब कुछ सच था, मुझे कुछ और बताइए। लेक्टर कहता है मैंने केस की फाइल पढ़ी है, तुमने भी पढ़ी है, और जो तुम ढूंढ रही हो सब कुछ उसी में है। उसका नेचर, वो करता क्या है, सब कुछ। क्लैरिस कहती है कि वो लड़कियों को मारता है। लेक्टर बोलता है कि वो इत्तेफाक है, वो सबसे पहले उनके साथ क्या करता है और उसका ऐसा करने की वजह क्या है। पर क्लैरिस के पास लेक्टर की बात का कोई जवाब नहीं होता, और वो लेक्टर से जवाब चाहती है, पर लेक्टर एक जवाब के बदले एक जवाब देता है। वो बोलता है कि जब तुम्हारे पिता का मर्डर हुआ और तुम यतीम हो गई और तुम अपनी मॉम की कजन के घर चली गई, उसके बाद क्या हुआ। दरअसल ये सारी बातें क्लैरिस ने लेक्टर को पिछली मीटिंग में बताई होती है, क्योंकि लेक्टर एक जवाब के बदले एक जवाब देता है। वो बताती है कि एक सुबह वहां से भाग गई। लेक्टर पूछता है क्यों। वो बताती है कि एक सुबह उसने भेड़ों के बच्चों की चीखने की आवाजें सुनी, और जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि वहां पर लोग भेड़ों को काट रहे हैं, और जब उसने उन्हें बचाने के लिए दरवाजा खोला तो भेड़ें कंफ्यूज थी, वो परेशान थी, डरी हुई थी, और इसीलिए वहां से भागी नहीं। और तब उसने एक लैम्प की जान बचाने के लिए उस लैम्प को उठाया और उसे लेकर भाग गई, पर वहां के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उससे उस लैम्प के बच्चे को छीनकर उसे मार दिया। उसे बोलता है कि तुम आज भी कभी कभी अंधेरे में चीख कर उठ जाती हो, तुम्हें भेड़ों की चीखने की आवाजें सुनाई देती है, और तुम सोचती हो कि अगर तुमने कैथरीन की जान बचा ली तो तुम्हें वो आवाजें दोबारा कभी नहीं सुनाई देगी और ना ही तुम कभी चीख कर उठोगी। क्लैरिस बोलती है हाँ, और वो लेक्टर से उस साइको किलर के बारे में और भी जानना चाहती है, उसका पता जानना चाहती है। लेकिन तब तक वहां पर कुछ ऑफिसर्स के साथ डॉक्टर शेल्टन आ जाते हैं और वो क्लैरिस को वहां से ले जाने लगते हैं। और जब वो क्लैरिस को वहां से ले जा रहे होते हैं तभी लेक्टर उसे पीछे से फाइल दिखाता है, जो कि बफेलो बिल के केस की फाइल होती है, और वो अपनी फाइल लेने वापस आती है। और लेक्टर उसे इशारों में कुछ बताने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती और वो अपनी फाइल लेकर वहां से चली जाती है। पर लेक्टर इस फाइल से एक पिन निकाल लेता है, और जब गार्ड्स उसके लिए दोबारा खाना लेकर आते हैं तो वो पिन से अपनी हथकड़ी खोल लेता है, और जब गार्ड्स अंदर उसे खाना देने के लिए आते हैं तो वो उन दोनों गार्ड्स को मार देता है। अब जब दूसरी सिक्योरिटी ऊपर आती है तो वो देखते हैं कि वहां पर उनके गार्ड्स मरे हुए हैं और एक गार्ड बुरी तरह से जख्मी हुआ है, पर वहां पर डॉक्टर लेक्टर नहीं होते। अब ये जख्मी गार्ड को लिफ्ट से नीचे ले जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि लिफ्ट की छत से खून गिर रहा होता है, और वो समझ जाते हैं कि लेक्टर ऊपर है। वो अपने जख्मी साथी को एम्बुलेंस में भेजकर लिफ्ट के ऊपर देखते हैं, जहां पर लेक्टर बेहोश पड़ा होता है, और वो उस पर गोली भी चलाते हैं, पर वहां पर कोई भी हलचल नहीं होती। फिर वो अंदर से लिफ्ट खोलते हैं और वो देखते हैं कि वो डॉक्टर लेक्टर नहीं बल्कि उन्हीं का एक साथी है। वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस में जिस जख्मी गार्ड को लेकर जा रहे होते हैं वो डॉक्टर लेक्टर होता है। दरअसल उसने एक गार्ड की वर्दी पहन ली होती है और अपने मुंह पर मास्क की परत लगा ली होती है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। अब एम्बुलेंस में वो सबको मारकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि क्लैरिस दोबारा बफेलो बिल की फाइल देख रही होती है, क्योंकि डॉक्टर लेक्टर ने उसे कहा था कि जो उसे चाहिए वो बफेलो बिल की फाइल में है। और तभी वो देखती है कि डॉक्टर लेक्टर ने उस सारी जगह और टाइमिंग मार्क की होती है जहां पर सारी डेड बॉडीज मिली थी, और उसे पता चलता है कि फेडरिका नाम की लड़की को उसने सबसे पहले अगवा किया था, पर उसकी बॉडी तीसरे नंबर पर मिली थी और उसने उसकी बॉडी को दफनाया था, और वो भी उसके होम टाउन से बहुत दूर। और अब वो समझ जाती है कि बफेलो बिल अपनी पहली विक्टिम को पर्सनली जानता था। क्लैरिस अब उस पहली विक्टिम की जानकारी निकालने के लिए उसके घर जाती है, और उसके कमरे की छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि वो लड़की एक टेलर थी
और जिस पैटर्न में बफेलो बिल लड़कियों की बॉडी से स्किन उतारता है, उससे वो समझ जाती है कि बफेलो बिल कोई टेलर है जो लड़कियों की स्किन से अपने लिए कोई ड्रेस बना रहा है, जो कि सच भी होता है। बफेलो बिल लड़कियों की बॉडी से स्किन उतारकर अपने लिए एक ड्रेस बना रहा होता है जो अब लगभग पूरी भी हो चुकी है। और क्लैरिस अपने बॉस को फोन पर ये सारी बातें बताती है और उसका बॉस उसे बताता है कि तुम अपना ध्यान रखना। और वो बफेलो बिल यानी जिसे अब वो लुइस फ्रेंड के नाम से जानते हैं, वो उसे पकड़ने के लिए निकल चुके हैं और वो वहां कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। ये एड्रेस उन्हें लेक्टर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से मिला होता है जो कि गलत होता है और वहां पर उन्हें कोई नहीं मिलता। अब क्लैरिस फेडरिका की दोस्त से मिलने जाती है ताकि वो बफेलो बिल के बारे में कुछ जानकारी निकाल सके और उसे पता चलता है कि फेडरिका किसी लिपमैन को जानती थी जिसके लिए ये दोनों अक्सर कपड़े बनाया करते थे और वो क्लैरिस को एक एड्रेस देती है। क्लैरिस उस एड्रेस पर पहुंच जाती है और दरवाजा नॉक करती है। अंदर से एक आदमी दरवाजा खोलता है और वो उसे लिपमैन के बारे में पूछती है, पर वो अपना नाम जैक बताता है और कहता है कि मैंने ये घर 2 साल पहले खरीदा। क्लैरिस बताती है कि फेडरिका मिस्टर लिपमैन के लिए काम करती थी, क्या आप उसे जानते हैं? इससे वो थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है कि नहीं, पर लिपमैन के बेटे का नंबर मेरे पास है। और जब क्लैरिस अंदर जाती है तो वहां पर बहुत सारे सिलाई के धागे होते हैं और तभी क्लैरिस को वही कीड़ा उड़ता हुआ दिखाई देता है जो उस डेड बॉडी के मुंह के अंदर मिला था। और क्लैरिस समझ जाती है कि इसका नाम जैक नहीं है और ये वही साइको किलर है जो लड़कियों की स्किन निकालकर उन्हें मार देता है। और क्लैरिस उसे गन पॉइंट पे ले लेती है, पर वो आदमी वहां से भाग जाता है और क्लैरिस उसे ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच जाती है जहां पर कैथरीन एक कुएं में कैद है और वो चिल्ला रही होती है कि मुझे बचा लो। क्लैरिस उसे कहती है कि वो उसे बचा लेगी, लेकिन इस वक्त वो चुप रहे। पर वो लड़की रोती है, वो उसे कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि वो बहुत डरी हुई होती है। अब क्लैरिस उसे ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है और जैसे ही वो उस कमरे के अंदर पहुंचती है तो साइको किलर उस कमरे की लाइट बंद कर देता है और वहां पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। क्लैरिस को अपने आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा होता। हालांकि क्लैरिस को अंधेरे से डर लगता है, पर वो अपनी हिम्मत नहीं हारती। वो हिम्मत दिखाती है और अपनी गन को लोड करके रखती है ताकि मौका मिलते ही वो उसे मार दे। उस कमरे में बफेलो बिल पहले से छुपा होता है और उसने नाइट विजन ग्लास पहने होते हैं जिससे वो सब कुछ देख पा रहा होता है। लेकिन क्लैरिस इस बात से बिल्कुल अनजान होती है और जैसे क्लैरिस को अपना निशाना बनाता है और अपनी गन को लोड करता है तो उस गन की आवाज की तरफ क्लैरिस कई गोलियां चला देती है और वो सारी की सारी गोलियां बफेलो बिल को जाकर लगती है और इस तरह से इस साइको किलर का खात्मा हो जाता है। इसके बाद FBI की पूरी टीम वहां पहुंच जाती है और वो दूसरी लड़की कैथरीन को वहां से सही सलामत निकाल लेती है। क्लैरिस को एक केस सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सम्मान दिया जाता है और एक पार्टी भी रखी जाती है और उस पार्टी में क्लैरिस को एक फोन आता है जो कि डॉक्टर लेक्टर का होता है और वो उसे कहता है कि अब उसे लैम्स के चीखने की आवाज तो नहीं आती। डॉक्टर लेक्टर उसे कहता है कि मुझे ट्रेस करने की कोशिश मत करना, मैं इससे पहले ही फोन काट दूंगा। क्लैरिस उससे बात करना चाहती है लेकिन डॉक्टर लेक्टर उसे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे और अभी वो बिजी है क्योंकि उसे अपने एक पुराने दोस्त के साथ डिनर करना है। और ये कहने के बाद लेक्टर फोन कट कर देता है। अब लेक्टर के सामने शेल्टन होता है जो कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है और उसके साथ उसकी सिक्योरिटी भी होती है। और जब शेल्टन आगे जा रहा होता है अपनी सिक्योरिटी के साथ तो डॉक्टर लेक्टर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर लेक्टर शेल्टन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि जेल में डॉक्टर लेक्टर को शेल्टन बहुत परेशान, बहुत टॉर्चर करता था और जाहिर है कि डॉक्टर लेक्टर अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो एक मास्टरमाइंड होने के साथ साथ खुद भी एक साइको किलर है। ये फिल्म सन 1991 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को 5 ऑस्कर अवार्ड्स मिले थे। इस फिल्म की कहानी को एक नॉवल से लिया गया था जिसका नाम भी द साइलेंस ऑफ द लैम्स था। तो इसी के साथ और ये कहानी, ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।